हेलो। हाय। राधे राधे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं विशेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बदन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपके लिए मौर्य काल के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत, उसमें मौर्य काल में सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक के बारे में कराने वाले हैं। इससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को कवर कर दिया था। इसका पार्ट 3 है मौर्य काल का। देखिए, बात करते हैं तो अशोक की, तो वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। यानी बिंदुसार का पुत्र था अशोक। किसका पुत्र था? बिंदुसार। बिंदुसार के 3 पुत्र थे, अशोक, सुसीम, तिस्य। इनका जो नाम मिलता है, उल्लेख मिलता है। वैसे श्रीलंका के जो अभिलेख हैं उनमें उनसे 101 पुत्रों का भी उल्लेख किया गया है, परंतु उनके सभी के नाम नहीं मिलते हैं। केवल 3 के नाम मिलते हैं, अशोक, सुसीम और तिस्य। कहा जाता है कि अशोक महान ने अपने 100 पुत्रों का वध करके शासन प्राप्त किया था, सत्ता प्राप्त की थी, ऐसा कहा जाता है। जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। यानी कब शासक बना था अशोक? कब शासक बना था? 269 ईसा पूर्व में वो शासक बना। उसका राज्य जब से हुआ था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। यानी जब राजगद्दी पर अशोक बैठा था, शासक बना था, उस समय वो कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। कहाँ का था? अवंती का राज्यपाल था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तभी जब बिंदुसार के समय तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था, तो उसको दबाने के लिए अशोक को भेजा था। पहले सुसीम को भेजा, उसके बाद में अशोक को भेजा था। तब अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तक्षशिला में बिंदुसार के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, तो अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन से 2 अभिलेख हैं? ये 2 अभिलेखों में अशोक का जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? अशोक ही मिलता है। क्या मिलता है? अशोक मिलता है। कौन कौन से? मास्की और गुर्जरा, दोनों अभिलेखों में अशोक को अशोक कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन, पुराणों में क्या कहा गया? अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। किसमें? पुराणों में। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, लगभग 261 ईसा पूर्व, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट है ये, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष बाद? ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद ये आक्रमण किया था? तो 8 वर्ष बाद। और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया और कलिंग को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी ध्यान में रखना कि किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को अपनी राजधानी बनाया था? अशोक। किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। अशोक ने कलिंग को अपनी राजधानी बनाया था। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फिया यानी टोलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायोनोसियस नामक एक राजदूत भी भेजा था। किसके द्वारा भेजा गया था? फिलाडेल्फिया यानी टोलमी द्वितीय के द्वारा। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने धर्म की दीक्षा दी। यानी ध्यान रखना, अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जिसको बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी थी वो किसने दी थी? उपगुप्त के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा। लेकिन अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था स्वयं, परंतु सभी धर्मों का वो सम्मान आदर करता था, किसी पर किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता था। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बारावर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। कितनी गुफाएं बनाई थी? 4 गुफाएं। और कहाँ पर बनाई थी? कौन सी पहाड़ियों में बनाई थी? बारावर की पहाड़ियों में। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट है। जो गुफाएं थी इनका नाम क्या था? कर्ज, करण, चौपाड़। ये कर्ज नहीं है, ये करण है, ये भी ध्यान में रखना है। ये कर्ज गलत लिख गया है यहाँ पर।
कौन सी है? कर्ण। चौपार या जिसे चौपड़ कहा जाता है, सुदामा और विश्व झोंपड़ी, ये 4 गुफाएं आजीविकों के लिए दान दी थी। किसने? अशोक ने उनके लिए निर्माण करवाया था। नोट, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफाएं प्रदान की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया एग्जाम में। क्या अशोक के बाद आजीविकों को नागार्जुन की गुफाएं किसने प्रदान की थी? तो ये दशरथ ने प्रदान की थी। किसने की थी? दशरथ ने। मोस्ट है ये भी। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन पूछेंगे। बारावर की गुफाएं अशोक के द्वारा, और आज नागार्जुन की गुफाएं किसने दान दी थी आजीविकों को? उसके पौत्र दशरथ के द्वारा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी, जो कि इसकी पत्नी थी बिंबिसार, बिंदुसार। किसकी पत्नी थी? बिंदुसार की पत्नी थी। और अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे, और माता सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र, जिसका नाम महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, यहाँ से भी एग्जाम में अशोक से पूछा जाता है कि अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था? तो वो भेजा था श्रीलंका में। कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। यही शिलालेख लिखवाने का जो कार्य है, प्रचलन है, वो किसके द्वारा किया गया था? भारत में सर्वप्रथम अशोक के द्वारा किया गया था। इसने जो अपने संदेश हैं वो शिलालेखों पर लिखवाए। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है उनमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरामाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। ये भी मोस्ट है, ये भी ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बार बार कि अशोक के अभिलेखों की यानी शिलालेखों की जो लिपि है वो कौन कौन सी है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरामाइक। लेकिन सर्वाधिक जो अभिलेख लिखे गए हैं अशोक के, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि में गए? ब्राह्मी लिपि में। ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्रीक और आरामाइक जो लिपि के अभिलेख मिले हैं उसके, वो कहाँ से मिले? वो अफगानिस्तान से मिले। कहाँ से मिले? अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त होते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख तीनों ही आते हैं। शिलालेख शिलाओं पर लिखे गए लेख, स्तंभलेख यानी स्तंभों पर लिखे गए लेख, जैसे अशोक स्तंभ, लोह स्तंभ, जो भी बने हुए स्तंभ उनको कहते हैं। और गुहालेख गुफा में लिखे गए लेख। तो इसके अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पादरेटी फैंतेलर ने की थी। यही इसे कहा जाता है फैंतेलर ने की थी। ये भी बन सकता है यहाँ पर क्वेश्चन, यह नाम भी है, फैंतेलर भी कहा जाता है इसे, फैंतेलर। फैंतेलर भी कहते हैं। इन दोनों को ध्यान में रखना है आपको। इनकी जो संख्या है अशोक के शिलालेखों की संख्या, वो कितनी बताई गई है? 14। कितने शिलालेख मिले? 14 शिलालेख मिलते हैं अशोक के। लेकिन इनसे सबसे जो महत्वपूर्ण शिलालेख है वो कौन सा? 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा प्राप्त हुई थी। यही सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकांश से बार बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन भी कि अशोक के अभिलेखों की भाषा को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ध्यान रखना, शिलालेख कितने? 14। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। और स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। दोनों में अंतर है, स्तंभ लेख और शिलालेख, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। कितने स्थानों से प्राप्त हुए? 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। और इनकी जो भाषा है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। जबकि शिलालेखों की भाषा ब्राह्मी, ग्रीक, आरामाइक और खरोष्टी, ये चारों लिपियों में मिलते हैं।
अब देखिए पहला स्तंभ लेख प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। किसने कराया था? अकबर ने। ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद में किसने स्थापित किया था? अकबर ने। और ये पहले कहाँ स्थापित था? कौशाम्बी में। दूसरा आता है दिल्ली टोपरा अभिलेख शिलालेख है। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। टोपरा से दिल्ली कौन लाए थे? ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक टोपरा से दिल्ली लाया था। दिल्ली मेरठ अभिलेख में पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। ध्यान में रखना, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ जो अभिलेख है दोनों को कौन लाया था? दिल्ली फिरोज शाह तुगलक। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। रामप्रभा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार, कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लवाइल ने की थी। किसने की थी? कार्लवाइल ने। लोरिया अरेराज चंपारण बिहार में स्थित है। लोरिया नंदगढ़ चंपारण में स्थित। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मोर की आकृति बनी हुई है। और ये कहाँ स्थित है? चंपारण बिहार में। और एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, रामप्रभा जो अभिलेख है ये यहाँ से हाथी गुफा अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहा जाता है। ध्यान रखना, अशोक के किस अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है? कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुम्मनदेई, ये नाम और आएगा इसमें बीच में, रुम्मनदेई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। रुम्मनदेई, और ये कहाँ पड़ता है? नेपाल। कहाँ पड़ता है ये रुम्मनदेई नामक स्थान? नेपाल में। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर को घटा देने पर घोषणा की गई थी। तो लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान भूराजस्व की दर किसने कम की थी? अशोक ने। अशोक का 7वां शिलालेख सबसे लंबा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि अशोक का सबसे लंबा शिलालेख अभिलेख कौन सा है? तो सबसे लंबा जो अभिलेख है अशोक का वो कौन सा है? 7वां अभिलेख। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यह अशोक के द्वारा प्रथम जो शिलालेख लिखा गया है उसमें कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरी संतान है। इसका उल्लेख मिलता है प्रथम पृथक शिलालेख में। अशोक का सारे कुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आरामाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। तो अशोक का ग्रीक और आरामाइक भाषा में प्राप्त अभिलेख कौन सा है? सारे कुना यानी कंधार अभिलेख। साम्राज्य में मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहते थे। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उपधा परीक्षण किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री एवं राज पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र की जांच को परखना उपधा परीक्षण कहलाता था। उसी के बाद मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति की जाती थी। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? तीर्थ, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 बताई गई है, यानी तीर्थों की संख्या कितनी बताई गई है? 18। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अर्थशास्त्र में चर किसको कहा गया है? जासूस के लिए चर शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या की बात करें तो 5 थे। कितने प्रांत थे? 5 थे अशोक के समय में। प्रांतों को चक्र के नाम से जाना जाता था। यही मौर्य काल में अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे, या राष्ट्रीय भी कहा जाता था उनको। प्रांतों का विभाजन विषयों में किया गया था। प्रांतों को किस में बांटा गया था? विषयों में, जो कि विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम,
मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम को माना जाता था, जिसका मुखिया ग्रामिक या ग्रामीणी कहलाता था। ध्यान में रखना है, प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था? विषय में किया जाता था। और सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप का पद था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। 10 गांवों का शासन संभालने वाले को क्या कहा जाता था? गोप। मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। तो जिसमें 6 समितियां थी कि 5 सदस्यों में कितनी समितियां थी? 6 समितियां। ये भी ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितनी समितियों का उल्लेख किया है? प्रशासन की 6 समितियों का उल्लेख किया है। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी कहलाता था। एग्रोनोमई, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है कि एग्रोनोमई किसे कहा जाता था मौर्य काल में? एक पद था जो कि मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और 800 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण भारत को रोहन डाला था। ये किसने कहा था? प्लूटार्क और जस्टिन ने कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी फैक्ट। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। क्या कहते थे? नायक। सैन्य विभाग का सबसे जो बड़ा अधिकारी होता था उसको सेनापति कहा जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। आ गई ना जो बात हमने पहले बताई थी। यही प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। और समितियों की संख्या कितनी थी? 6। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, गूढ़ पुरुष और संस्था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया था और एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संस्था। और संचरा, ये भी उल्लेख मिलता है। तो देखिए ये आगे आने वाला है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार या संचरा कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। संचार भी मिल जाता है कहीं कहीं, संचरा। वैसे राइट आंसर जो रहता है वो सही संचरा ही रहेगा। अशुद्धि मिल जाती है यहाँ पर कहीं कहीं। संचार भी मिलता है और संचरा भी कहा जाता है। अशोक के समय जनदीपीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजक क्या कहा जाता था? उसको राजक कहा जाता था। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजक के नाम से जाना जाता था। युक्त, रज्जुक, राजक और प्रादेशिक, इन 3 भागों में बांट रखा था अशोक ने न्यायाधिकारियों को। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ग थे? 7 वर्ग। कितने वर्गों में बांट रखा था मैगस्थनीज ने? के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यानी मौर्य काल में। जिसके दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये 7 वर्ग होते थे। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। ये वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा, यानी अपने रूप से जीवन यापन करने वाली महिला, जिसको वैश्या कहा जाता है। नंद वंश के विनाश के करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 1085 ईसा पूर्व में कर दी
और मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दी गई। देखिए अशोक के शिलालेखों के बारे में। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनके कितने शिलालेख मिलते हैं? 14 शिलालेख। अशोक के प्रमुख शिलालेख, उनमें वर्णित विषय क्या क्या है? यहाँ से क्वेश्चन अधिकांशतः बनते ही रहते हैं, पूछा जाता रहता है। प्रथम शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा। तो अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है? तो प्रथम शिलालेख में। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है, यानी दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का जो वर्णन मिलता है, अशोक के चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है? दूसरे शिलालेख में। तीसरा शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? धार्मिक नियमों का। इसमें 3 पदों का उल्लेख मिलता है, युक्त, राज्यों और प्रादेशिक। इसमें अपने अधिकारियों को उसने बांट रखा था। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भैरी घोष या जिसे धम्मघोष कहा जाता है उसकी घोषणा की गई है। भैरी घोष या धम्मघोष की घोषणा किसमें की गई थी? चौथे शिलालेख में मोस्ट है ये। पांचवा शिलालेख, इसमें धर्म मामात्रियों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। धर्म मामात्रियों की नियुक्ति का उल्लेख अशोक के कौन सी शिलालेख में मिलता है? तो 5वें शिलालेख में मिलता है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछा भी नहीं गया है, परंतु ध्यान में रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है। 7वां एवं 8वां शिलालेख, जिसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किस मिलता है? 7वें और 8वें शिलालेख में। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, ये मोस्ट है, ये भी ध्यान में रखना। धम्म की व्याख्या कौन से में की गई है? 11वें शिलालेख में। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। इसमें पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और पड़ोसी राज्यों या राजाओं का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? तो वो मिलता है 13वां शिलालेख। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।